गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। बीएसपी से कौन कौन हो बता दो भाई, इनको कौन है ये। तन्नू राठिया, तन्नू राठिया को चलो बताओ कौन कौन बिलासपुर से हो। उनकी जिज्ञासा शांत होनी चाहिए तत्काल प्रभाव से भाई। अच्छा, जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं एक बार मेरे को कमेंट कर दो फटाक से और बताओ कि आवाज़ सही से आ रही है मेरी। आवाज़ मेरी क्लियर है क्या, एक बार कमेंट करके बताइए ताकि अपन क्लास स्टार्ट कर सकें। बाकी बच्चे कहाँ हैं, जल्दी जल्दी लाइव आओ यार, फिर आधा क्लास हो जाएगा, फिर आधे लोग टपकोगे नींबू के जैसे और बोलोगे अरे यार मैडम क्लास खत्म हो गया क्या। क्या एमपी के लोग भी तय बिल्कुल कर सकते हैं। हिंदी तो बेटा सेम होता है, चाहे आप यूपी के हो, चाहे आप एमपी के हो, चाहे आप कहीं के भी हो। हिंदी बोल दो, आपका मैथ्स बोल दो, इंग्लिश बोल दो, ज्योग्राफी बोल दो, इंडियन ज्योग्राफी की मैं बात कर रही हूँ, है ना। ये सब तो सेम रहता है ना, ऑलमोस्ट सारे स्टेट के जो सिलेबस हैं वो सेम रहते हैं। सिर्फ पर्टिकुलर जो राज्य वाली बात हो जाती है ना वो थोड़ी अलग हो जाती है। जैसे कि महिला पर्यवेक्षक की भी मैं बात कर दूं तो यहाँ पर महिला पर्यवेक्षक का क्लास भी एमपी वाले ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। मैक्सिमम लोगों का कमेंट आ रहा था मेरे पास, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। बस जो राज्य की योजनाएं हैं ना वो आपके वहाँ की थोड़ी अलग हो जाएगी, बस उसको छोड़ देना। फिर केंद्र प्रवर्तित योजना हो गया और बाकी जो टॉपिक्स आप बहुत आराम से देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ना जी, फिर पता चल जाएगा आपको। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। जितने बच्चे लाइव जुड़ते जा रहे हैं सेशन को लाइक करते जाओ, उतने लोग लाइक दिखो मेरे को, मतलब जितने लाइव दिख रहे हैं उतने लाइक भी दिखने चाहिए। गुड इवनिंग। चलिए मैक्सिमम बच्चे दिख गए मुझे लाइव, स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। और बाकी लोग जो लुढ़कते लुढ़कते आ रहे हैं उनको आने दो, ठीक है। कैसे जुड़े मैडम टेलीग्राम में, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मैं कमेंट में भी पिन करके डाल दूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर ले फिर हमारा आज का क्लास। आज अपन हिंदी पढ़ने वाले हैं और हिंदी में हम लोग देखने वाले हैं देशज विदेशज शब्द के बारे में। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है ना, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा और हर, है ना, इसमें कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होती है। तो स्टार्ट करते हैं फिर हमारा आज का क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे देशज विदेशज शब्द के बारे में। अच्छी लग रही हूँ, तबियत खराब में कोई अच्छा दिखता है क्या। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। देशज विदेशज के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, टॉपिक थोड़ा सा आपका क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब आपको शब्द दे दिया जाता है पहचानने के लिए कि ये देसी शब्द है या विदेशी शब्द है। अगर विदेशी शब्द है तो विदेशी में भी कौन सी भाषा की शब्द है। हाँ जी, कल क्लास नहीं हुई थी। अच्छा नहीं लग रहा है तबियत, टाइफाइड हो गया बे मेरे को, टाइफाइड, इसीलिए नहीं ले पाई थी कल क्लास। और आज भी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, लेकिन समय नहीं है ना ज़्यादा, तो ज़्यादा छुट्टी मार नहीं सकते हैं। देखो जिस दिन मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी ना उस दिन बिना कैमरा के सामने आए वाला क्लास ले लूंगी, मतलब जो मोबाइल में बनाते हैं ना जैसे लोग, वैसा वाला क्लास जो एकदम ज़्यादा जरूरी हो जाएगा, तो वो भी आप लोग सब देखना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक ही रहेगा जिसको मैं उस टाइप का लाऊंगी। हाँ उसी का ध्यान दे रही हूँ मैं, हॉस्टल वार्डन के लिए पढ़ा रही हूँ हिंदी आप लोग का। बस वही हाल है, कल वही हाल हो गया था मेरा। अच्छा खैर छोड़ते हैं, देखो ज्यादा टाइम तक खड़े हो नहीं पाऊंगी, उससे अच्छा है कि जल्दी जल्दी क्लास करते हैं, है ना, और आप लोग को अच्छे से समझाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हमारा आज का क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे देशज शब्द के बारे में, कि आखिर देशज शब्द क्या होता है और इसमें आप लोग को जानना किसके किसके बारे में है, ठीक है, और क्या क्या चीजें आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं।
और कोई यहाँ पे हल्ला गुल्ला नहीं करेगा नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है करके। मैं बोल रही हूँ उसको सुनते जाओ और सुन सुनकर पढ़ते जाओ, ठीक है। चलिए देशज शब्द के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात ये देशज शब्द कहते किसको है, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के स्रोत अज्ञात होते हैं उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। देशज शब्द हम किसको कहते हैं, तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति के जो स्रोत है ना वो अज्ञात होते हैं। अज्ञात होते हैं मतलब क्या, हमको नहीं पता वो कहाँ से उत्पन्न होकर आए, लावारिस बोल सकते हो आप दूसरे शब्द में। तो ऐसे शब्द जो लावारिस होते हैं, जो कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से आया, किधर को आया, कोई अता पता नहीं है, ऐसे शब्द को ही आपका क्या कहा जाता है, देशज शब्द कहते हैं। क्षेत्रीय बोलियों के शब्द तथा मनगढ़ंत शब्द को भी देशज शब्द कहा जाता है। क्षेत्र विशेष में जो बोली बोला जाता है, ठीक है, उसे भी क्या कहते हैं, हम देशज शब्द के नाम से ही जानते हैं। ध्वनि आदि के अनुकरण पर रचित क्रियाएं जिन्हें अनुकरणात्मक क्रिया भी कहते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। ये चीज क्या समझ हुई, ध्वनि आदि का अनुकरणात्मक मतलब ध्वनि का बार बार नकल करना। नकल करना इन सेंस, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ढम ढम, एक बार ढम लिखा, फिर इस सेम का नकल होकर फिर ढम निकला। यह एक ध्वनि है, किसका ध्वनि है, तो ढोल का। हम बच्चे से पूछेंगे बेटा ढोल कैसे बजता है बताओ, तो बोलेगा ढम ढम। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ढोलक का जो आवाज है उसको ढम ढम बोला जाए, ये हमने पैदा किया है, क्षेत्र विशेष के लोगों ने पैदा किया है, इसी वजह से यह देशज शब्द होता है। आगे क्या आपने को समझ में, तो देशज शब्द क्या है, जिसकी उत्पत्ति का कोई स्रोत ही नहीं पता। जितने भी बाजा वाले चीजें हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम देशज शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे घोड़ा कैसे हिन हिन आता है बेटा, तो हम बोलेंगे हिन 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 आता है। तो ये शब्द कहीं पे नहीं लिखा हुआ है डिक्शनरी में आपका, नहीं इसकी उत्पत्ति कहीं से हुई है, ये बस हम क्षेत्र विशेष के लोगों ने बोल दिया कि घोड़ा जो हिन हिनाएगा उसको हिन हिनाना बोलेंगे हम, इसलिए हम उसको हिन हिनाना बोल देते हैं। तो एक ऐसा शब्द हुआ बेटा, ये देशज शब्द हुआ, ठीक है। जैसे बेटा कैसे नाचते हैं हीरोइन लोग, कैसे नाचते हैं, तो छम छम नाचते हैं। अब ये छम छम क्या है, छम छम भी एक प्रकार का शब्द होता है जो कि अपने आप अनुकरण होकर के आया है। आया क्या समझ में, तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो अपने आप निकल करके सामने आते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही आपका देशज शब्द कहा जाता है। बात आया क्या समझ में, जैसे कि ढोलक का आवाज बोल दो ढम ढम, नाचने का आवाज बोल दो छम छम, ये सब क्या है, घोड़ा का आवाज बोल दो हिन हिन, डॉगी कैसे भौंकता है, तो भौं भौं भौंकता है, ये सब क्या है, ये सब आपका देशज शब्द के रूप में काउंट होता है। पहली बात हमारी यहाँ पर से ये क्लियर हो गई। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। जैसे कि लड़का, लड़का किस प्रकार का शब्द है, यह आपका देशज शब्द है, ठीक है। दूसरे में देख लो खिड़की, खिड़की क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगी जो बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा गया है, ठीक है। ढम ढम, लोटा, लोटा तो बहुत बार आया है, आपको याद रखना है, देशज शब्द है। छपाक, छपाक, पानी को कैसे मारते हैं, तो छपाक छपाक मारते हैं, ये कोई शब्द नहीं है, इसका कहीं से उत्पत्ति नहीं हुआ है, यह बस हमने क्षेत्र विशेष के लोगों ने इसको बना दिया है। तो यह क्या हो गया आपका देशज शब्द हो गया। भौंकना, यह क्या हो गया आपका देशज शब्द हो गया। चीजें क्या यहाँ पर क्लियर हो गई। अब देखो देशज शब्द को आप पहचानोगे कैसे, सबसे बड़ी बात कि देशज शब्द पहचानने की ट्रिक क्या होती है, क्योंकि कभी कभी हम जानते हुए भी गलत करके आ जाते हैं, या हमको पता भी नहीं होता फिर भी हम गलत कर लेते हैं। तो देशज शब्द को आप कैसे पहचानोगे, तो ध्यान से सुनिए, एक ट्रिक के माध्यम से आपको मैं बताती हूँ, है ना। तो देशज शब्द के लिए कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक है। कौन कौन से महत्वपूर्ण ट्रिक है, तो ध्यान देंगे इधर, जितने भी अड़ा वाले शब्द हैं, देखो जितने भी अड़ा वाले शब्द हैं वो आपके देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। कैसे, तो पगड़ी, अड़ाया ना, तो पगड़ी आपका देशज शब्द हो गया। गड़बड़, अड़ाया, देशज शब्द। गुदड़ी, अड़ाया, देशज शब्द। गुदड़ी किसको बोलते हैं, गुदड़ी मतलब क्या समझते हो, गुदड़ी मतलब पुराने कपड़ों का सिला हुआ बिस्तर, जानते हो ना, हम लोग छत्तीसगढ़िया लोग उसको गोदरी बोलते हैं। गोदरी, पुराने जितने भी कपड़े हैं उन सबको सिल सिल करके बनाया जाता है, उसे ही आपका गोदड़ी या फिर उसे ही आपका गुदड़ी कहा जाता है। आया ना समझ में। तो जितने भी अड़ा वाले शब्द दिखे मैक्सिमम टाइम पर ये आपके देशज शब्द ही होते हैं। यहीं पर देखो खिड़की, अड़ा आया ना। रेवड़, अड़ा, रेवड़, रेवड़ किसको कहते हैं, तो रेवड़ मतलब होता है भेड़ बकरियों का जो झुंड होता है उसको हम रेवड़ कहते हैं। अड़ा आ गया ना, मतलब ये भी आपका देशज शब्द हो गया। डूंगड़, डूंगड़, डूंगर किसको बोलते हैं, तो पहाड़ को ही क्षेत्रीय विशेष में डूंगर कहा जाता है, ठीक है। पापड़, अड़ा आ गया, देखो झोपड़ी, अड़ा आ गया। हड़ताल, ये भी अड़ा आ गया। सड़क, अड़ा आ गया। गाड़ी, अड़ा आ गया। मतलब जितने भी अड़ा वाले शब्द आपको दिख जाएं ये सभी आपके देशज शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये सब आपके देशज शब्द कहलाते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा देखो, एक तो अपने को ये ट्रिक समझ आ गया कि देशज हम कैसे पहचानेंगे, तो अगर अड़ा से संबंधित शब्द आया है तो जिसमें अड़ा आपको दिख जाए आप तुरंत टिक करेंगे कि ये आपका देशज शब्द है। दूसरे नंबर पर हम बात करें परिवार से संबंधित शब्द। परिवार से संबंधित शब्द मतलब क्या,
मम्मी, पापा, बुआ, मौसा, बाबा, चाचा, चाची, नाना, नानी, मामा, मामी आदि जितने भी आपके रिश्तेदारी में आते हैं, ये शब्द आपके देशज के अंतर्गत आएंगे। बात क्लियर है क्या यहाँ तक? दो ट्रिक मैंने अभी तक बताया। एक तो आपके परिवार के अंतर्गत जितने भी सदस्य होते हैं, रिश्ते होते हैं आपके, वो आपके देशज के अंतर्गत आएंगे। और दूसरा हमने बात किया अड़ा शब्द वाला, तो अड़ा शब्द जितने भी आपके शब्द में दिख जाए वो आपका क्या होगा? देशज शब्द होगा। ठीक है क्या? चलिए अगला स्लाइड देखते हैं क्या बोल रहा है। अब तीसरा याद रखेंगे, देशज शब्द में तीसरा ट्रिक है आपका कि दक्षिण भारत के जितने भी पकवान हैं आपके, दक्षिण भारत के पकवान मतलब दक्षिण भारत में साउथ वाले क्या क्या खाते हैं, तो हम जानते हैं कि इडली, डोसा, सांभर यही सब तो खाते हैं ना। तो साउथ वालों की जो डिश होती है जैसे कि सांभर हो गया, डोसा हो गया, कड़ाला करी हो गया, काला चना हो गया, सुंदल शुंदल, बेसन के लड्डू, साउथ की डिश है ये सब, है ना। ढोकला हो गया आपका, ठीक है, देखो ढोकला हो गया, वड़ा हो गया, वड़ा, उत्तपम, उपमा, ये सब साउथ के जितने भी डिश हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आपके देशज के अंतर्गत आते हैं। याद हो गया कि आपने को? तो देशज शब्द के कुछ ट्रिक मैंने आपको बताए। एक तो अड़ा शब्द वाले जितने भी हैं वो सब आपके देशज के अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरा मैंने बताया जितने भी रिश्तेदारी में हमारे आते हैं, मामा, नाना, पापा, मम्मी, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, ये सब आपके देशज शब्द हैं। और तीसरा पॉइंट मैंने बताया साउथ के जितने भी आपके पकवान हैं, ठीक है, इडली, बड़ा, सांभर, गुजरात वाला ढोकला भी ले लो, ये सब आपके देशज शब्द में आएंगे क्योंकि वो क्षेत्र विशेष की पकवान है ना। ठीक है क्या? चलिए आगे बात करते हैं। स्थानीय नृत्य, ध्यान रखो, स्थानीय नृत्य भी आपके देशज शब्द के अंतर्गत यूज होते हैं। बड़ा बड़ा पॉइंट लेकर के आई हूं आपके लिए ट्रिक के लिए, ताकि आप सीधे यहां से 4-5 प्रश्न आपके बन जाए, है ना। देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? स्थानीय नृत्य। स्थानीय नृत्य में क्या क्या होता है? तो आप गरबा, गुजरात के लोग गरबा करते हैं, पंजाब के लोग भांगड़ा करते हैं, कुचिपुड़ी हो गया, भरतनाट्यम हो गया, तो जितने भी स्थानीय नृत्य हैं जो कि क्षेत्र विशेष को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ ददरिया हो गया, तो ये सब आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये सब आपके देशज शब्द कहलाएंगे। तो स्थानीय नृत्य भी आपके देशज के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आपके निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द किसको बोलेंगे? तो निरर्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो, उसी को तो निरर्थक कहते हैं। क्या निरर्थक किसको कहा जाता है? देखो एक होता है जिसका अर्थ निकले, तो जिसका अर्थ निकल गया उसको हमने कहा सार्थक, और जिसका अर्थ नहीं निकलता उसको हम कहते हैं निरर्थक। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जितने भी निरर्थक शब्द आपको दिख जाएं वो आपके देशज शब्द होंगे। जैसे कि पानी, हाँ तो पानी तो हम जानते हैं, पर हम बोलते हैं ना पानी वानी पिलाओ यार, तो पानी तो समझ आ गया, ये वानी क्या है? निरर्थक शब्द है, तो ये भी आपका देशज हो गया। खाना वाना, तो खाना तो ठीक है पर ये वाना क्या है? निरर्थक शब्द है, देशज शब्द है। ठीक है, लोटा वोटा, तो लोटा तो देशज ही है, इसके साथ साथ ये वोटा क्या है? तो ये भी आपका देशज शब्द हो गया। खाना वाना, ठीक है, फिर से वही रहना वहना, जैसे हम नॉर्मली किसी से पूछते हैं और भाई यहाँ कब से आए हो, रहना वहना कहाँ हो रहा है, तो रहना तो समझ आए, वो वहना क्या है? ठीक है ना, तो समझेंगे। तो ऐसे जो निरर्थक शब्द हैं हमेशा ये देशज के रूप में ही प्रयोग होता है। ठीक है ना, चीजें क्लियर है हमारी यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अब जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं पहले सेशन को लाइक कीजिए, जितना लाइव है उतना लाइक मेरे को दिखना चाहिए। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अगर आपको समझ आ रहा है तो जरूर से लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, है ना, क्योंकि हमारे चैनल में सभी एग्जाम्स की बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन करवाई जाती है। ठीक है क्या? चलिए जल्दी से बच्चे लाइक करें, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं। लाइव इज इक्वल टू लाइक होना चाहिए, बराबर बराबर। और कैसे कम बच्चे दिख रहे हैं मेरे को लाइव? तुम लोग शेयर नहीं किए हो क्या अपने फ्रेंड्स के साथ? उन लोग को पता नहीं चला, बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं चलता है कि मैं कब लाइव आती हूँ, ये भी एक समस्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये हमको समझ आ गया निरर्थक शब्द, है ना। अब एक चीज और देखो, मैं फर्स्ट टाइम हिंदी समझा रही हमसे पढ़ के, मैं नहीं समझ पाई तुम्हारा कमेंट, खैर ठीक है। इधर देखिए, अब ये है आपका ध्वन्यात्मक शब्द, मतलब ध्वनि वाले जो शब्द होते हैं वो भी आपके देशज शब्द कहलाएंगे। कैसे ध्वनि वाले शब्द? जैसे जिनका उच्चारण उनसे संबंध वस्तु से मिलता है, या यह किसी ध्वनि का अनुकरण करते हैं। ध्वनि वाले शब्द वही, या तो ये अनुकरण करें, तो ये सारी चीजें आपके अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे कि घड़ी की टिक टिक, हमने क्या बोला? घड़ी की टिक टिक। ये टिक टिक क्या होता है? ये टिक टिक शब्द क्या कहीं से आया है? नहीं आया, ये शब्द हमने बनाया है। तो वही तो बोला ना कि जिसकी उत्पत्ति, कैसे शब्द जिसकी उत्पत्ति का कोई स्रोत ही नहीं है, जो लावारिस है बिल्कुल, तो उसे ही आपका देशज शब्द कहा जाता है। ठीक है ना, तो घड़ी की टिक 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 टिक,
ये कहीं से नहीं आया, ये हमने बनाया है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है गट गट करके पानी पियो। कैसे बोलते हैं? पानी पियो तो कैसे पियो? पानी हमेशा गट गट करके पीना चाहिए। कैसे पीना चाहिए पानी? पानी हमेशा गट गट करके पीना चाहिए। गट गट क्या है भाई? कहां से आया ये गट गट? तो गट गट कहीं से नहीं आया, ये हमने बनाया है, ठीक है ना। तो ये भी आपका देशज शब्द हो गया। जानवरों और पक्षियों द्वारा की जाने वाली ध्वनि, जैसे कि जानवर जो ध्वनि निकालते हैं या पक्षी लोग जो ध्वनि निकालते हैं, जैसे हम बोलते हैं चिड़िया कैसे चहचहा रही है, तो चिड़िया ची ची चहचहा रही है। ये ची ची कहीं से नहीं आया, ये हमने बनाया है। आया क्या समझ में? कोयल कैसे बोलती है? कोयल कुहू कुहू बोलती है। कुहू कुहू कौन लाया शब्द? कोई नहीं लाया, लावारिस है बिल्कुल। तो ये भी आपका देशज शब्द हो जाएगा। बात क्या क्लियर हुई हमारी यहाँ पर से? तो जो भी आवाज ये निकालते हैं, क्या बोला जा रहा है? जानवर या पक्षी जो भी आवाज निकालते हैं, ये क्या कहला जाएगा? तो यह आपका देशज शब्द कहलाएगा। चीजें क्लियर हो गई क्या? जैसे कि बिल्ली की म्याऊ, हम बोलते हैं ना बिल्ली कैसा बोलता है बेटा, तो बोलेंगे म्याऊ। म्याऊ कहीं से नहीं आया है, ना किसी ने बताया है कि बिल्ली म्याऊ बोलती है, ये बस हमने बना लिया ये शब्द म्याऊ। समझ आया क्या? चलो वैसे ही जैसे कबूतर, कबूतर कैसे करता है? गुटुरगु। कबूतर कैसे करता है? गुटुरगु। गुटुरगु, गुटुरगु कहां से आया? कोई नहीं बनाया, हमने बनाया। तो ये सारे जो आवाज है जो जानवरों के द्वारा निकाला जाता है, जो ढोलक के आवाज होते हैं, ढम ढम, हिन हिन, छम छम, झम झम, ये सब, ठीक है, ये सब क्या होता है? कड़कड़ाहट की ठंडी पड़ रही है, ये सब क्या है? ये सब आपके देशज शब्द हैं। चीजें क्लियर हो गई क्या? तो ये जो 6 पॉइंट मैंने आपको बताया, आपको अपने माइंड में सेट रखना है। अगर ये 6 पॉइंट आप याद रख लेते हैं, मतलब देशज शब्द को लेकर कोई भी कंफ्यूजन आपको अब नहीं होने वाला है, ठीक है। एक तो आवाज जो अनुकरणात्मक आवाज होती है वो अपने माइंड में सेट करके रखो। इस प्रकार से चीजें बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। मैडम जी आप बहुत दिनों के बाद क्लास ले रहे हैं। नहीं जी, मैं तो रोज ही क्लास लेती हूँ। हो सकता है आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो, पहले दूसरे चैनल पर क्लास लेती थी, लेकिन इस चैनल पर तो मुझे काफी टाइम हो गया, मतलब 2-3 महीना तो हो ही गया है, रेगुलर क्लास चल रही है ना। आप लेट से इस चैनल तक पहुंचे हैं, ठीक है क्या? चलिए अब देखो यहाँ पर एक और शब्द प्रयोग हुआ है जिसको हम शंकर शब्द कहते हैं। अब ये शंकर शब्द क्या है ये देखिए आप। शंकर शब्द किसको कहते हैं? तो ध्यान रहे, दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने शब्द को शंकर शब्द कहते हैं। दो भिन्न स्रोतों से मतलब दो अलग अलग जगह से जो शब्द आते हैं, एक उत्तर से आया एक दक्षिण से आया, दोनों आकर के मिल गए, इसे ही हम आपका शंकर शब्द कहेंगे। कैसे शंकर शब्द कहेंगे? तो एग्जाम्पल देखो, जैसे कि छाया दार, छाया और दार को मिलाओ, छाया प्लस दार, तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है छायादार। ये चीज क्या क्लियर है? लेकिन ये आपका संकर शब्द है। कैसे पता चला कि ये संकर शब्द है? तो ये पता करने का एकदम सिंपल सा तरीका है, जो छाया है बेटा ये आपका संस्कृत का शब्द है, ठीक है। वही जो दार है ये आपका फारसी शब्द है। अब देखो एक जो है संस्कृत का शब्द है, एक आपका फारसी का शब्द है, तो दो अलग अलग जगह से आया है ना, इसी वजह से क्या हो जाएगा? हाँ जी, पानी पूरी, ठीक है, ये आपका संस्कृत शब्द, मतलब ये आपका संकर शब्द हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है पान और दान, पान दान, पान जो है आपका हिंदी का शब्द है और दान आपका फारसी शब्द है, तो ये भी क्या हो गया? आपका शंकर शब्द हो गया, ठीक है। तीसरा में डबल रोटी, हम बोलते हैं ना डबल रोटी, तो डबल रोटी भी कैसा शब्द होगा? डबल रोटी भी आपका शंकर शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा? शंकर शब्द होगा। 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक, 3 बजे से लेकर 10 बजे तक मेरी क्लास चलती है। दोपहर में 3 से लेकर के 10 बजे तक क्लास चलती है, इस बीच में कभी भी क्लास हो सकती है, ठीक है क्या? तो ये चीज हमको समझ आ गया। पान दान, डबल रोटी भी हमको समझ में आ गया कैसा शब्द है, ये आपका संकर शब्द है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो संकर शब्द क्या होता है आप समझ लिए। तो इस प्रकार से देशज शब्द हमारा खत्म हो गया। तो देशज शब्द में जो मैंने आपको 5 से हाँ जी, आरामदायक भी होगा, कूड़ादान भी होगा, रेलगाड़ी भी होगा। तो इस प्रकार से जो शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बने होते हैं वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका शंकर शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब विदेशज शब्द की तरफ जाते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो बहुत परेशान करता है बच्चों को, है ना। हम पहचान नहीं पाते कि विदेशी शब्द है कि नहीं है, और अगर ये विदेशी शब्द है तो किस प्रकार से विदेशी शब्द है। तो ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, आखिर विदेशज शब्द किसको कहते हैं। तो एक लाइन में हमको समझ आ गया, ऐसे शब्द जो विदेश से आया हुआ है उसे ही विदेशज शब्द कहते हैं। हाँ जी, रोज पढ़ाती हूँ मैं, रोज क्लासेस चलती हैं हमारी, ठीक। तो विदेशज का अर्थ होता है विदेश में उत्पन्न। ऐसे शब्द जो विदेश से आया हुआ है उसे ही विदेशज शब्द कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखो, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं विदेशज शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द में कौन कौन से शब्द आ जाएंगे? अब विदेशी शब्द हम किसको किसको बोलोगे? तो एक आपका फारसी शब्द हो गया,
ठीक है, एक फारसी हो गया, अंग्रेजी हो गया, पुर्तगाली हो गया, अरबी हो गया, तुर्की हो गया, फ्रांसीसी हो गया। इसमें सबसे बड़ी गलती जो आप करते हैं वो है फारसी और फ्रांसीसी। बहुत सारे बच्चे फारसी और फ्रांसीसी में कंफ्यूज होते हैं, क्लियर रखो, फारसी अलग है, फ्रांसीसी अलग है। फारसी मतलब जो फारस की खाड़ी से आया, और फ्रांसीसी मतलब जो फ्रांस से आया, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हिंदी शब्द, ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा, आपकी हिंदी में आए हुए विदेशी के शब्द हैं, मतलब विदेश से आए हुए हैं और आकर के हिंदी में मिक्स हो गए। तुम लोग ना हड़बड़ाते बहुत हो, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है ना। अभी मैं फिलहाल कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर करवा रही हूँ, वो आप कॉन्सेप्ट तो करो। ये कॉन्सेप्ट आप कर लेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन भी आपको करवाया जाएगा, तब आप देखेंगे आपके जितने भी डाउट्स हैं कि ये किसका शब्द है, ये किसका शब्द है, ये सब क्लियर हो जाएगा आपका। थोड़ा रिलैक्स होकर बैठो, तो पेशेंस के साथ बैठिए। पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, जो मैं पढ़ा रही हूँ मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी तो शुरुआत है, अभी से तुम लोग एकदम ज्यादा हड़बड़ा जा रहे हो। ऐसे करोगे तो कैसे पढ़ पाओगे। तो एकदम दिमाग को थोड़ा कंट्रोल में रख के एकदम शांति के साथ पढ़ो। एक ही बार में मेरा सब चीज याद हो जाए बोलोगे तो नहीं हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा आपको याद रहेगा। और सिर्फ आपको क्वेश्चन ही करना है तो फिर तो कोई भी बुक में मिल जाएगा, आपको रटते रहो फिर उसको देख करके। ये पुर्तगाली शब्द है, ये पुर्तगाली शब्द है, लीची चीनी शब्द है, लीची चीनी शब्द है, रटते रहिए। फिर कॉन्सेप्ट करने की क्या जरूरत है ना। अभी विदेशी शब्द हम शुरू किए हैं, मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ उसको पहले सुनो, उसके बाद फिर ध्यान लगाना कि ये कौन सा शब्द है, ये कौन सा शब्द है, ठीक है ना। चलिए, तो हम बात कर रहे थे विदेशज शब्द के बारे में। तो विदेशज शब्द के बारे में हमने क्या जाना, ऐसा शब्द जो विदेशों से आया हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम विदेशज शब्द कहते हैं। अब विदेश से आया हुआ है मतलब क्या क्या शब्द हमको दिखता है, तो इसके अंतर्गत हमको बहुत सारे शब्द दिखते हैं, जैसे पुर्तगाली शब्द दिखता है, चीनी शब्द दिखता है, जापानी शब्द दिखता है, अंग्रेजी शब्द दिखता है, फारसी शब्द दिखता है, फ्रांसीसी शब्द दिखता है। ये सब कौन से शब्द में काउंट होंगे, तो इन सभी को हम विदेशज शब्द या फिर विदेशी शब्द कहते हैं। ये चीज हमारी क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए क्या बताया जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं अरबी शब्द के बारे में आपको बताती हूँ। अरबी शब्द के बारे में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, तो कुछ शब्द हैं जो आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार के शब्द हैं, ये आपके अरबी भाषा के शब्द हैं। इन शब्दों को एक मिनट पढ़िए, मैं आती हूँ, है ना। चलिए, अब सभी शब्द के कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ, है ना, कि कौन कौन सी भाषा का कौन कौन सा शब्द है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए देखिए क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है अदालत। अदालत कैसा शब्द है, तो अदालत आपका अरबी भाषा का शब्द है। औरत ये कैसा शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। आदमी, इज्जत, ईमान, एहसान, इनाम, कुर्सी, किताब, मौलवी, ये सब आपके अरबी भाषा के शब्द हैं। याद कैसे रखेंगे, याद रखने का एकदम सिंपल सा तरीका है कि आदमी से रिलेटेड सारे जो शब्द हैं वो आपके अरबी भाषा के शब्द होंगे। जैसे कि देखो क्या बोला जा रहा है, आदमी स्वयं। आदमी स्वयं आपका अरबी भाषा का शब्द है, अ से अरबी और अ से आदमी। और आदमी से संबंधित जितने भी शब्द आपको मिलेंगे, जैसे आदमी को इज्जत प्रिय रहती है, आदमी को ईमान चाहिए ही होता है, आदमी एहसान किसी का लेना पसंद नहीं करता है, आदमी को आप ईमान दे दो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, ठीक है। आदमी को किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आदमी को हमेशा क्या बोलना चाहिए, अगर आपके घर में कोई आदमी आ गया तो उसको हमेशा कुर्सी में बैठने के लिए बोलो। तो इसका एक ट्रिक है जो मैं बना करके आपको भी बता दूंगी, तो बहुत आराम से चीज़ें हमको याद हो जाएंगी। तो इस प्रकार से मैंने जो जो शब्द बोला, अगर आप नोट्स लेकर के बैठ रहे हैं तो अभी भी जल्दी से अच्छे से याद रखिए, ठीक है। नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो चीज़ों को लिखते जाओ जैसा जैसा मैं बता रही हूँ। तो अरबी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं, सबसे पहले याद रखना है, अदालत हो गया, औरत हो गया, आदमी हो गया, इज्जत हो गया, ईमान हो गया, ठीक है। इसके अलावा एहसान हो गया, इनाम हो गया, कुर्सी हो गया, किताब हो गया, मौलवी हो गया। ये कैसे शब्द हैं, ये आपके अरबी भाषा के शब्द हैं। इसके अलावा कुछ और शब्द है, जैसे कि खत। खत आपका अरबी भाषा का शब्द है, खत हो गया, ठीक है। इसी में लिफाफा ले लो,
लिफाफा भी आपका अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। मुहावरा, मुहावरा भी कैसा है, मुहावरा भी आपका अरबी भाषा का शब्द है। इसी में मौसम, मौसम भी कैसा है, ये भी आपका अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। और शराब, शराब भी आपका अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। और क्या क्या होता है, हैजा, हैजा ले लो, हैजा भी क्या है, ये भी आपका अरबी भाषा का शब्द है। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो आपको याद रखना है। हाँ जी, हलवाई, वेरी गुड, हलवाई भी आपका क्या है, हलवाई, हलवाई भी आपका अरबी भाषा का शब्द है। इसके अलावा हकीम ले लो, हकीम, ये भी आपका अरबी भाषा का शब्द है। तो ये जो मैंने बताया ये एग्जाम में आया हुआ शब्द है, ठीक है। तो आपको चीजें क्या क्लियर हो गई हमारी। तो हम बात करें अरबी भाषा के शब्द के बारे में। अरबी भाषा के इतने सारे शब्द आपको याद रखना है, ठीक है क्या। इतनी चीजें क्लियर हो गई हमारी। क्या क्या शब्द हमने देख लिया, तो अदालत, औरत, आदमी, इज्जत, ईमान, ये शब्द इतने भी याद कर लोगे ना तो तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि बार बार एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। क्या है ये, बार बार एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ये प्रश्न है। क्या बोला जा रहा है, अदालत, औरत, आदमी, इज्जत, ईमान, एहसान, इनाम, कुर्सी, किताब, मौलवी, खत, लिफाफा, मुहावरा, मौसम, शराब, हैजा, हलवाई, हकीम। कैसे याद रखोगे, याद रखने के लिए एक ट्रिक बना लेते हैं, चलिए बनाते हैं। ठीक, हमने किसी को एक खत लिखा, ठीक है, हमने किसी को क्या किया, एक खत लिखा, और खत को हमने लिख करके लिफाफा में डाल दिया। उस खत में आपने लिखा क्या था, तो उस खत में आपने मुहावरा लिखा हुआ था, ठीक है। मुहावरा के साथ साथ आपने उसमें मौसम के बारे में भी अपनी जानकारी दी थी थोड़ा बहुत। इसके अलावा उस खत में आपने बताया कि आपके मोहल्ले में क्या हुआ है, जो हलवाई है उसको हैजा हो गया है, ये भी आपने बताया कि हमारे मोहल्ले में जो हलवाई था ना, हलवाई को हैजा हो गया। तो सामने वाले ने पूछा कि उसको हैजा कैसे हो गया, तब आपने बताया हकीम आया हुआ था, हकीम ने बताया कि जरूरत से ज्यादा शराब पीता है इसलिए उसको हैजा हो गया। ये तो याद हो गया अपना, याद हो गया ना। क्या बताई मैं, कहानी सुन लिए। कहानी मैंने क्या बताया कि आपने किसी को खत लिखा और उस खत को लिफाफे में बंद कर दिया, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ऐसे याद रखो, आपने अरब से किसी को खत लिखा, आपने अरब से किसी को खत लिखा और उस खत को आपने लिफाफे में बंद करके भेज दिया। अरब याद रखना ही है ना, अरब याद रखना, अरब रखोगे तभी अरबी याद रहेगा। आपने अरब से किसी को खत लिखा और उस खत को आपने क्या किया, लिफाफे में बंद कर दिया। अब इस खत को आपने, इस खत में क्या क्या लिखा था, तो इस खत में आपने कुछ मुहावरे लिखे हुए थे, साथ में मौसम के बारे में भी बातें हुई थी। इसके अलावा आपने क्या बताया, इसके अलावा आपने बताया कि जो हमारे गांव का हलवाई है ना उसको क्या हो गया है, हमारे गांव के हलवाई को हैजा हो गया है। और ये कैसे पता चला, तो हकीम साहब ने कहा कि वो शराब बहुत पीता था इसीलिए हलवाई को क्या हो गया, हैजा हो गया। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ, एक बार फिर से। आपने अरब से किसी को खत लिखा, उस खत को लिफाफे में बंद करके पोस्ट कर दिया, ठीक है। और पोस्ट करने के बाद आपने क्या लिखा, पोस्ट में जो आपने लेटर लिखा हुआ था उसमें आपने कुछ मुहावरा लिखा हुआ था, ठीक है। उसके साथ साथ अपने मौसम की जानकारी भी लिखी हुई थी। साथ में आपने उसको बताया कि हमारे यहाँ का जो हलवाई है ना उसको हैजा हो गया है। कैसे पता चला, तो जो हकीम साहब थे उन्होंने देखा और कहा कि बहुत शराब पीता है इसी वजह से इसको क्या हो गया है, इसको हैजा हो गया है। तो ये अरब से शब्द हो गया, याद हो गया हमको, बहुत अच्छे से याद हो गया ना। चलिए इधर के लिए भी कुछ बनाते हैं, कुछ तो बनाना पड़ेगा, इधर के लिए भी बनाते हैं। अरब का एक आदमी था, ठीक है, अरब का एक आदमी था। अरब का कौन था, अरब का एक आदमी था जो कि अच्छा आदमी नहीं था। अच्छा आदमी नहीं था मतलब एक अरब का एक आदमी था जो अच्छा नहीं था, उसका आदत अच्छा नहीं था, ठीक है। तो वो क्या करता था, उसका आदत अच्छा नहीं था, वो गलत काम करता था, 2 नंबरी काम करता था। उसके 2 नंबरी काम के बारे में क्या हुआ ना, पता चल गया। उसके 2 नंबरी काम के बारे में क्या हो गया, पता चल गया। और जब पता चला तो उसको अदालत में ले जाया गया। एक आदमी था जो 2 नंबरी काम करता था, वो गलत काम करता था, तो उसके काम के बारे में लोगों को पता चल गया और उसको अदालत में ले जाया गया। जब अदालत में ले जाया गया तो वो आदमी भाग गया, वो आदमी वहां से भाग गया क्योंकि 2 नंबर ही काम करता था, उसको पता चल गया मेरे को सजा मिलेगा। जब वो वहां से भाग गया तो उसके ऊपर सरकार ने इनाम रखा। सरकार ने क्या किया, उसके ऊपर में इनाम रखा और इनाम में उन्होंने कहा कि जो भी इस आदमी का पता बताएगा, ठीक है, जो भी इस आदमी का पता बताएगा उसको क्या किया जाएगा, उसको ईमान से इनाम दिया जाएगा और साथ में हम उसका एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। और साथ में उसके इज्जत को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, उसके इज्जत को बढ़ाने के लिए मौलवी के द्वारा उसके नाम का एक पुस्तक
भी छपवाया जाएगा। ठीक है क्या? अब क्या बताइए मैं, यहाँ पर से देखो कितने सारे शब्द आपके आ चुके हैं। बचा क्या? एक कुर्सी शब्द बच गया, एक औरत शब्द बच गया। ठीक है, इतना जैसे ही उसकी खुद की बीवी सुनी, ठीक है, इतना जैसे उसकी खुद की बीवी सुनी, उसने खुद जाकर के अपने पति के बारे में बता दिया कि मेरा पति यहाँ छुपा हुआ है। ठीक है क्या? इतनी चीजें हमारी क्लियर। अब देखो मैंने क्या ट्रिक बनाया है, थोड़ा ध्यान से सुनना है ना। हमने बनाया कि एक आदमी था, अरब का आदमी था, 2 नंबरी काम करता था। ठीक है, उसके 2 नंबरी काम के बारे में लोगों को पता चल गया, तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर केस कर दिया। तो उसकी सुनवाई हुई अदालत में। अदालत वो जा रहा था, रास्ते में वो भाग जाता है। रास्ते में जब वो भाग जाता है तो वहां से क्या होता है, पुलिस वालों ने उसके ऊपर क्या रखा, इनाम रखा। पुलिस वाले ने क्या रखा, उसके ऊपर इनाम रखा कि जो भी ईमानदारी से उसका पता बताएगा, ईमान से देखना, ईमानदारी, जो भी ईमानदारी से उसके बारे में पता बताएगा उसको हम क्या देंगे, उसको हम इनाम देंगे और उसका बहुत बड़ा एहसान होगा। ठीक है, एहसान तो होगा ही होगा, साथ में हम उसका इज्जत बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, उसका इज्जत बढ़ाने के लिए मौलवी के द्वारा एक किताब भी उसके लिए लिखवाएंगे। ठीक है, एक मौलवी के द्वारा उसके लिए एक किताब भी लिखवाएंगे। तो इतना सुनते ही जो गुनाहगार था, उसकी खुद की औरत ने क्या किया, अदालत में जाकर बता दिया कि मेरा पति घर में ही छुपा हुआ है। इतना सुनते ही उसका जो पति, जो गुनाहगार है, वो खड़ा हुआ था, वो जाकर के कुर्सी में बैठ जाता है। बात खत्म हो गया। अपने को चीजें याद, कहानी याद हो गई क्या? एक अरब का आदमी था, 2 नंबरी काम करता था। अदालत में जब उसकी पेशी हुई, अदालत वो जा रहा था, जाते हुए रास्ता में क्या हो जाता है, वो भाग जाता है। अब पुलिस वाले उसके ऊपर इनाम लगते हैं कि जो भी ईमानदारी के साथ इसका पता बताएगा उसको क्या दिया जाएगा, उसको इनाम दिया जाएगा, साथ में उसका बहुत बड़ा एहसान माना जाएगा और उसको क्या देने के लिए, इज्जत देने के लिए मौलवी के द्वारा एक पुस्तक भी लिखवाया जाएगा। तो जैसे ही इतना उसकी पत्नी सुनती है, जैसे ही इतना उसकी पत्नी नहीं, औरत बोलो, उसकी औरत जैसे ही सुनती है, वो खुद जाकर के बता देती है कि मेरा जो पति है वो घर में छुपा हुआ है। जैसे उसका पति इस बात को सुनता है, बेचारा जो खड़ा था वो जाकर कुर्सी में बैठ जाता है। बात खत्म। तो इस प्रकार से अरबी भाषा का शब्द है, इतने शब्द हैं जो आपको याद करना है। मजा आ गया, एकदम याद हो गया, याद हो गया। चले, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं, अगला बोल रहा है फारसी भाषा के शब्द। अब फारसी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करना है, लोगों तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए। ठीक है, फारसी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं, देखो फारसी भाषा के शब्द हैं, सबसे पहले तो आराम। फारसी मतलब फारस की खाड़ी है ना, वहां से आया हुआ शब्द है, तो आराम शब्द हो गया। ठीक है, आमदनी, आवाज, उम्मीद, उस्ताद, कमीना, गवाह, गिरफ्तार, बर्फी, जलेबी। क्या बताई मैं बता रही हूँ आपको फारसी शब्द के बारे में। फारसी शब्द मतलब हम इसको सीधा सीधा रिलेट करेंगे फारस की खाड़ी से। किसके बारे में बात हो रही है, हमारी फारस की खाड़ी की बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं फारसी शब्द के बारे में। इसके लिए भी आप ट्रिक बना सकते हैं और ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। फारसी के बारे में क्या याद रखेंगे कि जो व्यक्ति फारसी से आते हैं ना, फारस की खाड़ी से आते हैं, क्योंकि उनको खाड़ी को आराम से पार करना पड़ता है। पहली बात तो क्योंकि उनको खाड़ी को पार करके आना पड़ता है, इसीलिए खाड़ी को बहुत आराम से पार करके वो यहाँ आते हैं। क्यों आते हैं, खाड़ी को आराम से पार करके वो आमदनी लेने के लिए आते हैं। किस लिए आते हैं, अपने आमदनी के लिए आते हैं। देखो फारस की खाड़ी को पार करना बहुत रिस्की काम होता है ना, लेकिन फिर भी फारस की खाड़ी को बहुत आराम से ये लोग पार करते हैं। फिर उसके बाद आमदनी के लिए वो यहाँ आते हैं। आमदनी के लिए जब ये आते हैं तो कैसे आते हैं, ये जोर जोर से आवाज लगाते हुए आते हैं कि कोई हमको काम दे दो, कोई हमको नौकरी पे दे दो। और इतने जोर जोर से ये आवाज क्यों देते रहते हैं, क्योंकि इनको, चलिए देखिए, फारस की खाड़ी को लोग खाड़ी को बहुत आराम से पार करते हैं। आराम से पार करके वो क्यों आ रहे हैं, आमदनी के लिए आ रहे हैं। अब आमदनी के लिए आ रहे हैं तो जगह जगह पर क्या करते हैं, आवाज लगाते हुए आते हैं। आवाज लगाते हुए क्यों आते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद रहती है कि हमारा आवाज सुनकर कोई ना कोई उस्ताद तो होगा ही जो कि हमको काम पर रख लेगा। यहाँ तक क्या चीजें क्लियर हो गई। फारस की खाड़ी को आराम से पार करते हुए फारसी लोग यहाँ आते हैं। जब वो यहाँ आते हैं तो किस लिए आ रहे हैं, आमदनी के लिए आ रहे हैं। आवाज लगाते हुए आते हैं, इस उम्मीद पर भी हमारा आवाज सुनकर कोई तो उस्ताद होगा जो हमको काम पर रख लेगा। लेकिन यहाँ जब आते हैं तो उनको पता चलता है कि सबके सब कमीने हैं। कैसे हैं, सबके सब कमीने हैं, कोई उनको काम दे ही नहीं रहा था। ठीक है, सबके सब कैसे हैं, कमीने हैं, कोई उनको काम दे ही नहीं रहा था। फिर क्या था, इन्होंने सबके सामने बोल दिया कि यहाँ के लोग, तुम लोग सबके सब कमीने हो, कोई हेल्प तो कर नहीं रहे हो। अब इतने में क्या था, जैसे ही वो कमीने बोले लोग भड़क गए, तुमने हमको गाली दिया। अब गाली दिया तो बात पहुंच गई गिरफ्तारी तक। ठीक है, कि हम जाकर पुलिस में कंप्लेन करेंगे कि तुमने हमको गाली दिया, तुमने हमको कमीना बोला है, पुलिस तुमको गिरफ्तार करके ले जाएगी। अब वो आदमी लोग बोले तुम्हारे पास गवाह क्या है,
कि हमने तुमको गाली दिया है, तुम्हारे पास गवाह क्या है कि तुमने हमको गाली दिया है। फिर क्या था, वो लोग बोलते हैं कि आओ भाई आराम से बैठो, तुम थक गए होगे, थोड़ा सा बर्फी और जलेबी खा लो। ठीक है, क्या बोलते हैं, आओ भाई आराम से बैठो, तुम लोग थक गए होगे, थोड़ा सा बर्फी और जलेबी खा लो। आ गया क्या अपने को बात समझ में? यहाँ तक क्या हमारी चीजें क्लियर हो गई? तो हम बात कर रहे हैं फारसी शब्द के बारे में। कहानी याद हो गई? फारसी मतलब फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी के जो लोग आते हैं वो लोग खाड़ी को बहुत आराम से पार करके आते हैं। आराम से पार करके आते हैं, किस लिए आते हैं बेटा? आमदनी के लिए आते हैं, ताकि हमको नौकरी मिल जाए। आमदनी कैसे मिलेगी? जब वो लोग जोर जोर से आवाज लगाएंगे। जोर जोर से आवाज किस लिए लगाते हैं? वो इस उम्मीद पर लगाते हैं कि हमको काम मिल जाए, कोई ना कोई उस्ताद तो होगा जो हमारा आवाज सुन करके हमको काम दे देगा। लेकिन इतना चिल्लाने के बाद भी कोई भी उसको काम नहीं देता, गुस्सा तो आएगा ना। तो लोग बोलते हैं सबके सब कमीने हैं, कोई हमको काम नहीं दे रहा है। तो जैसे ही ये लोग इन लोग को गाली देते हैं, यहाँ के लोग भड़क जाते हैं और पुलिस के पास केस कर देते हैं। पुलिस आती है उनको गिरफ्तार करने के लिए। तब वो लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या गवाही है कि हमने तुमको गाली दिया है? फिर लोग बोलते हैं कि आओ भाई बैठो, तुम लोग फारस की खाड़ी से आए हो ना, थक गए होगे, थोड़ा सा बर्फी और थोड़ा सा जलेबी खा लो। बर्फी और जलेबी खा लो। तो सीधा बर्फी और जलेबी देखोगे तो क्या याद आएगा? बर्फी और जलेबी किसको ऑफर किया गया था? तो बर्फी और जलेबी उन लोगों को ऑफर किया गया था जो फारस की खाड़ी से आए थे। बर्फी और जलेबी किनको ऑफर किया गया था? तो बर्फी और जलेबी उन लोगों को ऑफर किया गया था जो कहां से आए थे? फारस की खाड़ी से आए थे। तो इतना शब्द हमको याद हो गया, ये आपके फारसी शब्द हैं। ठीक है ना, चीजें क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा और कुछ शब्द हैं, देखो ये भी फारसी के शब्द हैं। कौन सा शब्द है? ये सब भी आपके फारसी के शब्द हैं। अब देखो इसमें कौन कौन सा शब्द आ रहा है? तो इसमें आ रहा है आपका जहर, ठीक है, जागीर, जिंदगी, गुलाब, दगल। दगल क्या होता है? दगल नहीं पता मेरे को। चश्मा हो गया, ठीक है, बारिश हो गया, शादी हो गया, रंग हो गया, आपका तमाशा हो गया, आतिशबाजी हो गया। ये भी कहाँ के शब्द हैं? ये भी सब फारस की खाड़ी के शब्द हैं। कहाँ की? फारस की खाड़ी के शब्द हैं। चीजें क्या क्लियर हो गई? अब देखो ये लोग जो वहां से आ रहे थे फारस की खाड़ी से, इन्होंने कहा ना कि तुम्हारे पास क्या गवाही है कि हम लोगों ने तुम लोग को कमीना बोला है। तो उन्होंने ऑफर किया था, इनको याद आ रहा है क्या? क्या याद आ रहा है? कि जलेबी और बर्फी खाने के लिए इनको ऑफर किया गया था। जलेबी और बर्फी में उन्होंने जहर डाल दिया था भाई, इसीलिए लोगों ने ऑफर किया था, क्योंकि तुमने हमको गाली दिया, बदला तो हम लेंगे। तो बर्फी और जलेबी उन्होंने क्या डाल दिया था? जहर डाल दिया था, ये सोचकर कि इनकी जितनी भी जागीर होगी अपने साथ जो लेकर आ रहे होंगे वो सब हम ले लेंगे और इनका पूरा जिंदगी हम खत्म कर देंगे। आया क्या समझ में? बर्फी और जलेबी उन्होंने ऑफर किया जिसमें उन्होंने जहर डाल दिया था, ठीक, और सोचा कि इनकी जितनी जागीर है वो हम ले लेंगे और इनकी जिंदगी पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। फिर क्या था? फिर यहाँ पर खिला एक गुलाब। गुलाब से आपको क्या याद रखना है? तो एक कहानी यहाँ पर से खत्म हो गई। लेकिन फारस की खाड़ी के लोग अपने साथ क्या लेकर के आए हुए थे? तो ये लोग अपने साथ एक गुलाब लेकर के आए हुए थे। क्या लाए हुए थे बेटा? गुलाब लेकर के आए हुए थे। क्या लेकर के आए हुए थे? गुलाब लेकर के आए हुए थे। और गुलाब में क्या था? गुलाब में एक डंगल लगा हुआ था। गुलाब में डंडी लगी होती है ना, ऐसे करके याद रखो। गुलाब में एक डंगल लगा हुआ था। तो ध्यान रहे उस गुलाब के डंगल को कौन पकड़ा था? तो गुलाब के डंगल को वो व्यक्ति पकड़ा था जो कि चश्मा पहना हुआ था। गुलाब के डंगल को कौन व्यक्ति पकड़ा था? गुलाब के डंगल को वही व्यक्ति पकड़ा था जो कि चश्मा पहना हुआ था और बारिश में कब से भीग रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इस बंदे की शादी हो चुकी है, रंग से भी थोड़ा ठीक ही ठाक था, शादी हो चुकी है और रंग से भी थोड़ा ठीक ठाक था। तो वो गुलाब की डगाली को पकड़ के कर क्या रहा था? गुलाब की डगाली से वो दुनिया भर का तमाशा दिखा रहा था। ठीक है, पैसा जो कमाने आए थे तो गुलाब की डगाली से क्या कर रहा था? तमाशा दिखा रहा था, लोगों को आतिशबाजी करके दिखा रहा था। हो गया आपका फारस की खाड़ी खत्म। ठीक है क्या? तो उन्होंने जलेबी और बर्फी खाने का ऑफर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें उन्होंने जहर मिला दिया था। सोचा कि ये जो अपने साथ जागीर लाए होंगे उसको हम अपने पास रख लेंगे और इनकी पूरी जिंदगी खत्म कर देंगे। यहाँ तक क्या चीजें हमारी क्लियर है? उसके बाद फिर देखो जिंदगी उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन वहीं पर क्या हुआ? पीछे में एक लड़का खड़ा हुआ था जो कि गुलाब की डंगाली पकड़ करके खड़ा हुआ था। गुलाब की डंगाली पकड़कर वो खड़ा हुआ था और साथ में वो चश्मा लगाया हुआ था और दूर बारिश में वो भीग रहा था। लेकिन वो गुलाब की डंगाली के साथ कर क्या रहा था? तो गुलाब की डंगाली के साथ वो तमाशा दिखा रहा था और आतिशबाजियां कर रहा था। उसकी शादी हो चुकी थी और जो गुलाब है वो लाल रंग का था। गुलाब कौन से रंग का था? लाल रंग का था। तो इस प्रकार से हमारा फारसी के सारे शब्द हो जाते हैं कवर। फारस की खाड़ी को बस रिलेट करके आपको पढ़ना है।
ठीक है ना। ये ट्रिक को लिख लो, पूरी कहानी एक बार पढ़ोगे, सारे शब्द एक ही बार में आपके याद हो जाएंगे। गुलाब जब भी देखोगे, प्रश्न में आया गुलाब, तो आपको याद आना है मैडम क्या बताई थी, गुलाब का डगाली कौन पकड़ा हुआ था, तो जो फारस की खाड़ी से आया था वो पकड़ा हुआ था, उसकी शादी हो चुकी थी, लाल रंग का गुलाब पकड़ा था, तमाशा दिखा रहा था, आतिशबाजी कर रहा था, साथ में वो चश्मा पहना हुआ था और बारिश में भीग रहा था। इतनी चीजें है ना जो आपको क्लियर करना है, ठीक है क्या, इतनी चीजें क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है। हाँ जी, ये दंगल शब्द है, ठीक बोल रहे हैं आप, ये दंगल ही शब्द है। देखो दगल लिखा हुआ है ना, ये दंगल शब्द है, ध्यान रहे, दंगल दंगल दंगल, ठीक है ना, याद रखना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अब देखते हैं थोड़ा सा पुर्तगाली शब्द के बारे में। पुर्तगाली शब्द क्या क्या होता है, तो हमने कौन कौन सा शब्द देख लिया, फारस की खाड़ी वाला शब्द हमारा हो गया। अब देखो पुर्तगाली शब्द में क्या क्या आता है, तो ध्यान रहे, पुर्तगाली शब्द में आता है आपका बाल्टी, बोतल, गमला, तौलिया, कमीज, पपीता और गोभी। जितने भी गार्डनिंग वाले सामान है ना वो सब पुर्तगाली से आए हैं। पुर्तगाली से हम लोगों ने क्या लाया था, तो पुर्तगाली से हमने जितना भी गार्डनिंग वाला सामान है ना वो लाया। गार्डन हम करते हैं ना, फूल पान लगाते हैं ना अपने घर में, तो गार्डन वाले जो सामान है वो हम सब पुर्तगाली से लेकर आए हैं। कैसे, तो गार्डन लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, बाल्टी चाहिए, बाल्टी में पानी रहेगा तब तो डालोगे, ठीक है, उसके साथ साथ बॉटल भी चाहिए, ठीक है, पानी में बॉटल भर के रखना पड़ेगा, साथ में गमला चाहिए, गमला रहेगा तब तो गार्डनिंग करोगे, तौलिया भी चाहिए, हाथ गंदा हो जाएगा मिट्टी से तो किसमें पोछोगे, तौलिया में ना पोछोगे, कमीज, कमीज भी एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कमीज भी एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, गंदा जो हो जाता है गार्डनिंग करते हैं तो। पपीता का पपीता तो जरूर से लगाना यार, बहुत अच्छा लगता है पपीता, ठीक है। इसके अलावा हम गोभी लगाएंगे और काजू भी लगाएंगे, तो हम क्या क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे गोभी, ठीक है, और काजू भी हम लगाएंगे, क्योंकि सब्जी अभी कितनी महंगी हो गई है, दिख रहा है ना तुम लोग को, तो गोभी लगाएंगे, काजू भी लगाएंगे, साथ में पपीता भी लगा लेंगे यार, क्योंकि पुर्तगाल से आए हैं और पुर्तगाली के लोग अपने साथ पपीता लेकर के आए थे, ऐसे याद रखेंगे। आगे क्या समझ में, पुर्तगाली के लोग अपने साथ क्या लेकर के आए थे, तो एक गार्डनिंग के सामान लेकर के आए थे, जिसमें से एक पपीता भी था, प से पुर्तगाली और प से पपीता, उसके साथ साथ हम गोभी भी लगाएंगे, काजू भी लगाएंगे, ठीक है क्या, इतनी चीजें आ गई। तो ये गार्डन वाले क्या क्या सामान लेके आए, तो सबसे पहले ये बाल्टी लेकर के आए थे, बाल्टी के साथ साथ एक बोतल लेकर के आए थे, क्योंकि उसमें हमको पानी भर के रखना है। इसके अलावा वो अपने साथ गमला लेकर के आए थे। अब गार्डनिंग का काम चालू हुआ, हाथ गंदा हो गया, कमीज भी गंदा हो गया, तो कमीज और तौलिया भी साथ में रखे हुए थे ताकि पोंछ सके और कमीज को पहन सके। इसके अलावा क्या क्या लगाया इन्होंने, पपीता लगाया, पपीता तो साथ में लेकर आए थे, गोभी लगाया और काजू लगाया। चीजें क्लियर। चलो और नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, देखो ये है आपके पुर्तगाली के शब्द। तो गोभी और काजू तो लगाया ही है, साथ में पपीता भी लगाया है, कुछ फ्रूट्स भी लगाए इन्होंने। क्या क्या फ्रूट्स लगाए थे, तो देखो, तो इन्होंने संतरा लगाया, पुर्तगालियों ने क्या लगाया, संतरा लगाया, अनानास भी लगाया, पपीता लगाया, संतरा लगाया, अनानास भी लगाया, ठीक है। साथ में पुर्तगाल से कौन आया था, पुर्तगाल से इनके साथ इनका संरक्षक बनके एक कर्नल भी आया था। पुर्तगाल से कौन आया था, पुर्तगाल से इनका संरक्षक बनके कौन आया था, एक कर्नल भी आया था, और कर्नल के साथ साथ एक पादरी भी आया था। याद रहेगा, प से पुर्तगाली और प से पादरी। तो पुर्तगाली से कौन कौन आए थे, गार्डन का सामान लेकर आए, साथ में एक कर्नल आया था और साथ में एक पादरी आया था, ठीक है। इसके अलावा याद रखना है, ये लोग अपने साथ एक फीता भी लेकर के आए थे। क्या लेकर के आए थे, फीता भी लेकर के आए थे। क्या लेकर के आए थे, फीता। क्यों लाए थे, तो गार्डनिंग करोगे तो बाउंड्री तो करना पड़ेगा ना, बाउंड्री बनाने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ेगी क्या, तो ये लोग सोचे कि हम रस्सी वहां किससे मांगते फिरेंगे, इसलिए पुर्तगाली के लोग अपने साथ क्या लेकर के आए थे, फीता लेकर के आए थे, और दो रस्सी को आपस में ज्वाइंट करने के लिए ना ये पिन की जगह आलपिन लेकर के आए थे। याद रहेगा क्या, तो फीता और आलपिन किस लिए, गार्डन की बाउंड्री करने के लिए फीता लेकर आए थे और आलपिन लेकर के आए थे। साथ में काम करने के लिए एक आया भी लेकर आए थे। इतना काम रहेगा घर में, खाना पीना कौन बनाएगी, आया बनाएगी, क्योंकि कर्नल है ना बुद्धि लगा लेता है। हो गया क्या, चीजें क्लियर हो गई, पुर्तगाली याद हो गया। तो इतने सारे शब्द हैं जो आपको याद रखना है। तो पुर्तगाली से हमको समझ आ गया कि गार्डन के सारे सामान ये लोग अपने साथ लेकर के आए थे। उसके साथ साथ फल में क्या क्या लेके आए थे, तो पपीता तो लेकर ही आए थे, गोभी और काजू इनको लगाना ही लगाना था, इसके अलावा संतरा भी लगाना था इनको और अनानास भी लगाना था, ठीक है। गार्डन की बाउंड्री करनी थी, इसलिए उन्होंने अपने साथ फीता भी लाया और आलपिन भी लाया ताकि दोनों को अटैच कर सके। अब ये सब सामान लेकर पुर्तगाल से आ कौन रहा है, एक कर्नल आ रहा है और साथ में एक पादरी भी आ रहा है। इन दोनों को लाया गया और साथ में अपने साथ एक आया भी लेकर के आए थे, क्योंकि खाना कौन बनाएगी ये बताने के लिए, ठीक। तो इस प्रकार से पुर्तगाली वाला क्लास भी हमारा होता है खत्म, और यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं वो हमने कर लिए। अब देखो थोड़े से तुर्की शब्द के बारे में बात करते हैं। तुर्की शब्द मतलब त से होता है तुर्की, और तुर्की शब्द के बारे में आपको क्या याद रखना है, तो तुर्की शब्द में आपका कैंची हो गया, ठीक है, काटने पीटने वाला सामान, ठीक है, कैंची हो गया, चाकू हो गया,
तमाचा हो गया, तोप हो गया, बारूद हो गया, दरोगा। जितने खतरनाक चीज़ है ना, जितने खतरनाक मतलब बोलो जितने हथियार चीज़ हैं, जितने खतरनाक चीज़ बोल दो या जितने हथियारी चीज़ बोल दो, ये सब तुर्क से आया हुआ है। याद है क्या आपको? तुर्क से बाबर भी आया था और वो सबसे पहले तोप का प्रयोग उसी ने किया था। याद आ रहा है क्या आपको? तो ऐसे करके आप याद रखिए। तो तुर्की के लोग, तुर्की से बाबर आया था और वो अपने साथ क्या लेकर के आया था? बारूद लेके आया था, तोप लेकर के आया था। ऐसे करके याद रखो। तो जितने भी तुर्की शब्द रहेंगे ये खतरनाक शब्द रहेंगे, खतरनाक शब्द, बिल्कुल काटने पिटने वाला शब्द। तो याद हो गया तुर्की शब्द के बारे में क्या याद रखना है। तो जितने भी तुर्की शब्द हैं ये सारे आपके हथियार वाले, अस्त्र शस्त्र वाले शब्द हैं। जैसे कि कैंची हो गया, काटने पिटने वाला शब्द, ठीक है। चाकू हो गया, इसमें भी हम काटना पिटना करते हैं। मारना पिटना मतलब तमाचा, तमाचा आप मारोगे, ठीक है। मारने पिटने, लड़ाई झगड़े वाला शब्द में आपका ये भी आ गया। तो तुर्की शब्द है, सबसे पहली बार यूज किया गया था। बारूद भी वही मारने पिटने वाला शब्द है। दरोगा, दरोगा क्या काम करता है? ये भी तो मारने पिटने का काम करता है। तो दरोगा, दरोगा क्या काम करता है? दरोगा भी मारने पिटने का काम करता है। और जितने भी मारने पिटने और हथियार वाला काम है ये तुर्की शब्द में काउंट होगा। ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक है क्या। इसके अलावा और क्या शब्द है? इसके अलावा देखो और भी बढ़िया बढ़िया शब्द हैं आपके। बीवी, बीवी किसी हथियार से कम होती है क्या? एक तरफ तोप रख दो, एक तरफ बारूद रख दो, एक तरफ कैंची रख दो और एक तरफ अकेले बीबी को रख दो। तो जितना तेज वो कैंची नहीं चलेगा उससे ज़्यादा तेज बीबी का जुबान चलता है। समझ रहे हो ना? तो ये भी आपको याद रखना है। तो बीबी भी क्या है? ये किसी हथियार से कम नहीं होती है, इसीलिए आपको याद रखना है, ठीक है क्या। इसके अलावा बेगम, बेगम मतलब हथियार से कम होती है क्या? कोई अस्त्र शस्त्र से कम नहीं होती है, ठीक है। बावर्ची बोल दो। तो आया अपने साथ लेकर के कौन आया था? पुर्तगाली वाले आए थे, लेकिन तुर्की वाले इस बार क्या लाए? अपने साथ बावर्ची लेकर के आए। क्या लेकर के आए? बावर्ची लेकर आए। इसके अलावा लाश, ये अपने साथ एक लाश भी लेकर के आए थे। पता है लाश क्यों लेकर के आए थे? क्योंकि अपने साथ अस्त्र शस्त्र ला रहे थे ना, जगह जगह पर प्रैक्टिकल करते थे लाश का वो लोग, ठीक है। तो इसलिए अपने साथ ये लाश भी लेकर के आए थे। खच्चर याद रखना है, जब वहां से आए तुर्क से तो किस में आया था भाई? जो आपका बाबर है वो किस में आया था? खच्चर में बैठ करके आया था। खच्चर मतलब घोड़ा के जैसे होता है, ठीक है क्या। इस याद हो गया क्या? उर्दू शब्द क्या हो जाएगा? तो उर्दू शब्द भी आपका क्या हो जाएगा? तुर्की शब्द हो जाएगा। आगे क्या क्लियर? याद हो गया हमको? तमाचा नहीं है मैडम, तमंचा है। देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमको ये चीज भी याद हो गई। तो तुर्की शब्द मतलब जितने भी अस्त्र शस्त्र हथियार वाले शब्द हैं ये आपके तुर्की शब्द में काउंट हो जाएंगे, ठीक है क्या। क्या क्या शब्द है देखो? कैंची अस्त्र शस्त्र, चाकू काटने पीटने वाला शब्द, तमंचा, वेरी गुड, तमंचा ही है ना। तो तमंचा भी आपका काटने पीटने वाला हो गया, तोप उड़ाने वाला हो गया, ठीक है। इसके अलावा बारूद हो गया। दरोगा भी क्या रखता है? दरोगा भी हथियार रखता है ना अपने पास, तो दरोगा भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए, हाँ, खच्चर मतलब गधा, गधा की प्रजाति का होता है पर गधा नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा बीवी, ये भी अस्त्र शस्त्र वाली आइटम है। उसके बाद बेगम रख लो, बेगम भी हो गया। ये अपने साथ बावर्ची लेकर आए थे भाई, उर्दू भाषा बोलते थे, है ना। इसके अलावा लाश याद रखोगे क्योंकि हथियार शस्त्र वस्त्र लाए हैं तो बार बार अपने हथियार को चेक करने के लिए अपने साथ ये लोग लाश रखे रहते थे। उसको मार मार कर देखते थे कि हाँ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इस हिसाब से हथियार को टेस्ट करते थे। खच्चर याद रखना है, किसमें बैठकर आए थे तुर्क से लोग? तो तुर्की के लोग खच्चर में बैठकर आए थे। किसमें बैठकर आए थे बेटा? खच्चर में बैठकर आए थे। इस प्रकार से तुर्की शब्द भी हमारा होता है क्लियर। नेक्स्ट है आपका फ्रांसीसी शब्द। तो फारस की खाड़ी तो याद हो गया, आराम से बिल्कुल पार करना है आमदनी के लिए, क्योंकि हम आ रहे हैं आवाज लगाते हुए आ रहे हैं ताकि कोई आवाज सुन ले और हमको नौकरी पे रख ले। याद आया ना, वो फारस की खाड़ी थी। यह है आपका फ्रांसीसी शब्द। फ्रांसीसी शब्द में क्या क्या आता है? तो यहाँ पर देखो क वाले शब्द आ गए, पुलिस वाले शब्द आ गए, ये सब आपके फ्रांसीसी शब्द में आएगा, ठीक है। हाँ, तुर्की वाले क्योंकि मुसलमान होते हैं ना इसलिए लोग उर्दू बोलते हैं। अब देखो फ्रांसीसी शब्द में क्या क्या है? कारतूस, फ्रांसीसी, फ्रांस याद रखना है, फ्रांस, ठीक है। फ्रांसीसी, कारतूस, कूपन, कर्फ्यू, अंग्रेज, बिगुल। तो जितने भी हथियार वाले हैं, हथियार मतलब अंग्रेज जिस टाइम पर यूज किया करते थे, तो कारतूस, ठीक है। कूपन वाला शब्द हो गया, कर्फ्यू हो गया, कर्फ्यू अंग्रेज कर्फ्यू लगाते थे, अंग्रेज हो गया, बिगुल हो गया। ये सब शब्द जो अंग्रेज से रिलेटेड है ना, ऐसे याद रखना, वो फ्रांसीसी है। फ्रांस से अंग्रेज आए थे और अंग्रेज से रिलेटेड जितने शब्द दिखेंगे वो फ्रांसीसी के शब्द हैं, बस ऐसे याद रखो। तो कारतूस शब्द अंग्रेज से रिलेटेड है, ठीक है। इन्होंने कारतूस
जो हिंदू सैनिक हैं उनको कारतूस लगा हुआ गन खोलने के लिए बोला था, तभी तो इतनी बड़ी लड़ाई हो गई थी ना, याद आ रहा है क्या? तो अंग्रेज से रिलेटेड आपका कारतूस हो गया, कूपन हो गया। कूपन कैसा शब्द है? कूपन भी आपका कैसा शब्द है? कूपन भी आपका फारसी शब्द है, याद रहेगा क्या? कूपन 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 कोड बताइए मैडम, ऐसा बोलते रहते हो ना, फ्रांस से आया ये शब्द। इसके अलावा कर्फ्यू कौन लगाते थे? अंग्रेज लगाते थे। अंग्रेज तो अंग्रेज है, अंग्रेज हमेशा अंग्रेजी रहेंगे, अंग्रेजी शब्द मत टिक करके आना इसको। अंग्रेज कैसा शब्द है? तो अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी शब्द नहीं है। अंग्रेज आपका फ्रांसीसी शब्द है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना। अंग्रेज कैसा शब्द है? अंग्रेज आपका फ्रांसीसी शब्द है, ठीक है क्या? बिगुल हो गया, याद रखना है, बिगुल बज गई, फिर लड़ाई की क्या बज गई? बिगुल बज गई। तो ऐसा करके आपको याद रखना है, फ्रांसीसी शब्द है। इसके अलावा स्पुतनिका, स्पुतनिका कैसा शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है, कैसा है? स्पुतनिका। स्पुतनिका मतलब एक जहाज था, ऐसा याद रखो। स्पुतनिका नाम का एक जहाज था, उसी में बैठकर फ्रांस से अंग्रेज लोग आए थे। अंग्रेज लोग किस में से आए थे? तो फ्रांस से आए थे। देखो ध्यान रखना, फ्रांस से नहीं, ये गलत बता दिया है। स्पुतनिका हो ही नहीं सकता है फ्रांसीसी शब्द। रूबल जार शोएद, नहीं, ये रूसी शब्द है, ठीक है? यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, ध्यान रहे, हो गया। फ्रांसीसी शब्द उतना ही था जो मैंने ऊपर में बताया था, ठीक है? ये आपका रूस का शब्द है, रूसी शब्द है, ध्यान रहे। स्पुतनिका यह एक जहाज का नाम था जहां से रूसी लोग बैठ करके आए थे, ठीक है? जहाज में पुर्तगाली लोग किसमें बैठ करके आए थे? तुर्की लोग किसमें बैठ कर आए थे? हम अच्छे से याद रख रहे हैं, तुर्की लोग खच्चर में बैठ करके आए थे, ठीक है ना? आपको ध्यान रखना है। वैसे रूस के लोग जब आए तो वो स्पुतनिका नामक एक जहाज में बैठ करके आए थे। किसमें आए थे? स्पुतनिका नामक जहाज में बैठ करके आए थे, जिसमें वो लोग रूबल भी रखे थे, जार भी रखे थे, साथ में वोदका भी रखे थे। वोदका मतलब वोटका, समझ गए ना? तो रूस के लोग आए, रूस के लोग किसमें बैठ करके आए? तो रूस के लोग स्पुतनिक नामक जहाज में बैठ करके आए थे। जब वो आए तो अपने साथ क्या लेके आए थे? वो रूबल लेकर के आए थे। रूबल से क्या याद रखना है? ये रूस की करेंसी है, बस ये याद रख लो। रूबल क्या है? तो रूबल रूस की करेंसी है, ऐसे करके आप याद रखिए। साथ में क्या लेके आए थे? जार लेकर आए थे, मिक्सी का जार, कुछ कुछ पिसना पड़ेगा रास्ते में बोल करके। इसके अलावा वोटका भी लेकर के आए थे, वोदका याद रखना अपने साथ, रास्ते में पीते जाएंगे मस्त स्पुतनिक जहाज में, ठीक है? इसके अलावा सोवियत याद रखना है, सोवियत संघ हम बोलते हैं ना, सोवियत संघ मतलब रूस, सीधा सीधा निकल जाता है। तो यहां से आप सीधा आंसर बता दोगे, सोवियत संघ मतलब रूस की बात हो रही है, रूसी शब्द है ये, ठीक है क्या? चलिए अगला देखते हैं। आप थोड़े से जापानी शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है, एकदम ध्यान से। अब जापानी लोग किस में आए बेटा? जापानी लोग रिक्शा में बैठ करके आए। किस में बैठ करके आए? जापानी लोग रिक्शा में बैठ करके आए। तो रिक्शा कैसा शब्द है? जापानी शब्द है। सुनामी लहर, यह भी कैसा शब्द है? यह भी आपका जापानी शब्द है। और सायोनारा, हम बोलते हैं ना सेन्यूरिटा, तो सेन्यूरिटा से याद रखो सायोनारा, ठीक है? सायोनारा, सेन्यूरिटा से सायोनारा। तो सायोनारा कैसा शब्द है? सायोनारा आपका जापानी शब्द है। कैसा शब्द है? जापानी शब्द है। कैसा शब्द है? जापानी शब्द है। कैसा शब्द है? जापानी शब्द। याद हो गया क्या? तो जापानी शब्द, जापानी वाले लोग रिक्शा में बैठ के आए। और सबसे बड़ी बात, पानी शब्द मिल रहा है और पानी को रिलेट कर दो सीधा सुनामी से। सुनामी किस में आता है? पानी में आता है, ठीक है? तो जापानी शब्द हो गया। सायोनारा से याद रखो सेन्योरिटा, ये भी आपका क्या हो जाएगा? जापानी शब्द हो जाएगा, ठीक है क्या? चलिए आगे बात देखते हैं। नेक्स्ट है आपका चीनी शब्द। चीनी शब्द से भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। सबसे पहले तो चाय कैसा शब्द है? तो चीनी का शब्द है। लीची कैसा शब्द है? ये बहुत बार एग्जाम में आया है। लीची, लीची यह चीनी शब्द है। कैसा शब्द है? लीची आपका चीनी शब्द है। चीनी खुद अपने आप में चीनी शब्द है। और चीकू भी आपका चीनी शब्द है। याद हो गया क्या? तो कौन कौन सा चीनी शब्द है? तो सबसे पहले तो चाय और चीनी, ये दोनों ही आपका चीनी शब्द है। लीची बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रहे, लीची आपका चीनी शब्द है। और चीकू, जो हम चीकू खाते हैं ना, ये भी आपका चीनी शब्द है। जिसमें भी ची शब्द लग गया ना, जैसे चीकू में देखो ची लगा है, चीनी शब्द है। चीनी में भी ची लगा है, चीनी शब्द है। चाय में भी च लगा है, चीनी शब्द है। लीची में भी ची लगा है, चीनी शब्द है। तो च वाला जो दिख जाए शब्द, वो आपका चीनी शब्द है। एक लाइन में ट्रिक आप बना सकते हैं। चीजें क्लियर हो गई क्या हमारी? चलिए आगे देखते हैं। अब देखो अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी के शब्द तो ऐसे ही समझ आ जाते हैं, पढ़ के ही अपने को समझ में आ जाता है ना कि अंग्रेज का शब्द होगा। लेकिन ध्यान रखना, अंग्रेज अंग्रेजी शब्द नहीं है, अंग्रेज फ्रांसीसी शब्द है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिए आप लोग कि अंग्रेज कैसा शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर देंगे। ईमानदारी से शेयर करना है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से करो, स्टोरी के माध्यम से करो, कैसे भी करो, पर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को की क्लास मिल सके, ठीक है? देखिए वोट, वोट सुनने में ही लग रहा है अंग्रेज का शब्द है। कोट हो गया, इंजन हो गया, बटन बटन बटन, ठीक है? अंग्रेजी शब्द है। कप, टिकट, टू कप टी,
याद आ रहा है क्या? तो ये कप हो गया। कप कैसा शब्द है? अंग्रेज का शब्द है। टिकट ये भी अंग्रेज का शब्द है, तो आपने ध्यान रखना है। तो अंग्रेज, वोट, कोट, इंजन, बटन, कप और टिकट आपको याद रखना है। याद हो गया कि आपको याद हो गया कि आपको याद रखने के लिए एक और तरीका बना सकते हैं। जब अंग्रेज आए तो वो वोट मांगने के लिए यहाँ आए थे। वोट मांगने के लिए यहाँ आए तो वो कोट पहनकर आए थे। कोट पहनकर तो आए पर उस कोट का बटन टूट गया था। कोट का बटन टूट गया था और उस कोट में उन्होंने क्या रखा हुआ था? टिकट रखा हुआ था। अब ये सब लेकर के वो किस में बैठ गए? इंजन में बैठ गए और इंजन में बैठकर आराम से कप में चाय पीने लगे। बात खत्म। जब अंग्रेज आए, अंग्रेज यहाँ क्या करने आए? वोट मांगने आए थे। कोट पहनकर आए थे। कोट का बटन टूट गया था। कोट के पर्स में इन्होंने क्या रखा हुआ था? कोट के पॉकेट में इन्होंने टिकट रखा हुआ था अपना। अब जाकर चुपचाप इंजन में बैठ गए और वहां बैठ के आराम से कप में चाय पीने लगे। बात खत्म। ठीक है, इस प्रकार से भी आप अंग्रेजी शब्द याद कर सकते हैं। खैर इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं थी, अंग्रेजी शब्द अपने आप में ही हमको समझ आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा देशज शब्द और विदेशज शब्द हो जाता है यहाँ पर से कंप्लीट। और मुझे विश्वास है कि एकदम मजेदार तरीके से आप लोग को सारी चीजें याद हो चुकी होंगी। कोई दिक्कत किसी को? अब बताइए, अब जो जो डाउट था बताओ। जब मैं क्लास लेती हूँ उस टाइम पर मैसेजेस मैं नहीं देखती हूँ। अब बताइए किसी को इस क्लास से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का नहीं है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मजा आ गया एकदम तो जरूर से लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन प्रेस नहीं किया फटाक से लाइक का बटन प्रेस करो। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंच सके और जिस उद्देश्य से ये चैनल बनाया गया है वो उद्देश्य पूर्ण हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कब तक होगी देखते हैं। आप लोग को टेलीग्राम में मैसेज कर दिया जाएगा। मानकर चलो 7:30 8 बजे तक हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, करेंट की क्लास होगी। ठीक है, जिसमें हम करेंट की क्लास लेंगे। तो 7:30 बजे तक आप मान करके चलो। अगर 7:30 तक नहीं होता है तो 8 बजे तक हो ही जाएगा आपका क्लास। ठीक है क्या? चलिए इसके बाद मिलते हैं। एक बार और इस क्लास को देखना है ना, जितने लोग अभी लाइव देख रहे हैं एक बार फिर से एक बार इस क्लास को देखें क्योंकि अभी तो आधा घंटा का समय है आपके पास। एक बार और देखेंगे तो उससे होगा ये कि जो भी थोड़ा बहुत भी डाउट आपके माइंड में है ना वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बन ही जाता है। ठीक है क्या? चलिए बाय बाय। 7:30 बजे नेक्स्ट क्लास है ना, याद रखेंगे।